जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के बारे में हम लोग ये क्लास करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री से आधारित है और आपके अध्याय 10 से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है ना। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले ही प्रश्न के साथ। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला प्रश्न है, महारौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उपरोक्त कथन जो भी सत्य हैं उनको टिक कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से अधिक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस पर चंद्र नामक शासक का नाम खुदा हुआ है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तीसरा है, 1500 वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। तो कौन से कथन ठीक हैं वो आपको बताना है। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प देख लीजिए और देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन ठीक है। यानी इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन है और इस पर चंद्र नामक शासक का नाम खुदा है, जिससे संभवतः पता चलता है कि ये गुप्त वंश के ही किसी शासक का नाम है और ये 1500 वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, तीनों कथन सही है। लौह स्तंभ के बारे में आपके इतिहास के कक्षा 6 की किताब में दिया हुआ है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे अगर चलें तो अगला प्रश्न है, स्तूपों की संदर्भ में प्रदक्षिणा पथ का क्या अर्थ है। किसका प्रदक्षिणा पथ का क्या अर्थ होता है, इसको आपको बताना होगा। तो देखिए, जो स्तूप के चारों ओर जो बना वृत्ताकार पथ है जहां भक्त चक्कर लगाते थे, उन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाला। अमरावती एक ऐसा स्थान था जहां कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। कारण है, यहाँ के पत्थरों पर सुंदर चित्रकारी और नक्काशी की गई थी। कौन से बात ठीक हैं आपको बताने हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और आर दोनों बात ठीक है। और आर यानी कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मतलब ये हुआ कि अमरावती एक ऐसा स्थान है जहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। और क्यों हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के पत्थरों पर सुंदर चित्रकारी और नक्काशी की गई थी। ठीक है ना। अमरावती में लगभग 2000 साल पहले एक विशाल स्तूप था। इसकी सजावट के लिए शिलाओं पर बेहतरीन चित्र उकेरे गए थे। ठीक है ना। ये सभी आपके एनसीईआरटी क्लासिक्स के हिस्ट्री से लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी गर्भगृह के संदर्भ में क्या कथन सत्य है। तो देखिए मेरे भाई, सबसे सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मसा अजंता की गुफाओं के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का मिलान करिए। अजंता के गुफा के संदर्भ में कौन से कथन ठीक हैं उसका मिलान करना है। बताइए कौन से कथन आपके ठीक होंगे और उसके बाद सही कूट का मिलान करना है। देखिए मेरे भाई, यहाँ आप देखेंगे चित्रकारी का आधार जो है बुद्ध के जीवन की कथाएं। ठीक है ना, एक का सी होगा। दूसरा, रंगों का स्रोत जो था वो पौधों के खनिजों से प्राप्त होता था। पौधों से, पौधों के पत्तियों से, उसके जड़ों से, उससे प्राप्त होता था। और तीसरा, देखने का जो प्रकाश का माध्यम था वो मसालों की रोशनी थी। ठीक है ना। किसकी रोशनी थी, मसालों की। मसाल जलता था, उसी की रोशनी से व्यक्ति देखा करता था। चित्रकारी का आधार जो था वो बुद्ध के जीवन की कथाओं, मतलब बुद्ध के जीवन में जो जो कथाएं घटित हुई थी उसी को आधार बना के चित्रकारी की गई थी। ठीक है ना। इसलिए जो आपका सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए, अजंता के चित्र 1500 साल बाद भी चमकदार हैं क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों यानी खनिज पौधों से बने थे। क्या रंग और गुफाओं में अंधेरा होने के कारण ये चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। ठीक है ना। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला प्रश्न है, शिल्पादिकारम नामक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचना किसने की।
ठीक है ना। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा इलंगो ने की। कौन की? इलंगो ने। लगभग 1800 साल पहले इलंगो नामक कवि ने इसकी रचना की थी, जिसमें कोवलन और कर्णागी की कहानी है। ठीक है ना, कोवलन और कड्डगी की कहानी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। अब आपको कथन और कारण दोनों बताना है कि कौन से कथन ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि देखिए, दोनों कथन वैज्ञानिक रूप से सही हैं और आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इसका वर्णन किया है, लेकिन ग्रहण का तर्क दिन रात के होने की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले। शून्य यानी जीरो के आविष्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन आपके सामने दिए गए हैं, उसके बाद कूट दिए गए हैं। कौन से कथन सही होंगे, यानी एक और दो दोनों सही होंगे, या सिर्फ एक सही होगा, या दो तीन सही होंगे, या सभी सही होंगे? तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका दूसरा कथन सही होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें केवल ब्राह्मणों द्वारा ही पढ़ा जाता था। शूद्र और महिलाओं को इन्हें सुनने की अनुमति नहीं थी। ऐसी बातें कही गई है उपनिषदों पुराणों में। इसलिए विकल्प दूसरा सही है। और जब हम कूट पे आएंगे तो जिसमें दो सही, हाँ, ए है आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम और ऐहोल के मंदिरों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो देखिए, इन दोनों मंदिरों की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि वे पत्थरों को काटकर या ईंटों से बनाए गए शानदार मंदिर थे। ठीक है ना। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर, मतलब एक ही पत्थर से कटे हुए, और ऐहोल का दुर्गा मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। ठीक है ना। मणिमेखलई महाकाव्य के लेखक कौन थे? सही विकल्प आपको बताना होगा। तो सही विकल्प होगा सत्तनार। सत्तनार जी जो थे वो मणिमेखलई महाकाव्य के लेखक थे। और 1400 साल पहले सत्तनार ने मणिमेखलई लिखी है, जिसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है ना, जिसमें क्या है, कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, मंजूषा स्तूप के किस भाग में स्थित होती है? मंजूषा जो होती है वो स्तूप के किस भाग में स्थित होती है? तो देखिए मेरे भाई, स्तूप के बिल्कुल केंद्र, यानी जो भीतरी केंद्र है वहां स्थित होती है क्या? मंजूषा। मंजूषा मतलब होता है पेटी। मंजूषा मतलब क्या होता है? पेटी। मंजूषा शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है पेटी या बॉक्स। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें बुद्ध की जो भी अवशेष होते हैं, हड्डियां या मिट्टी या जो भी अवशेष होते हैं, वो इसी बॉक्स में हुआ करते हैं। और ये स्तूप के बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है ना, भीतरी सेंटर में, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए, स्तूप के भीतर एक छोटा डिब्बा यानी मंजूषा रखा जाता है, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष यानी दांत, हड्डी या कुछ भी कीमती पत्थर रखे जाते थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्राचीन काल में कागज का आविष्कार किसने और कहाँ किया? तो आप सभी जानते हैं, इसका सही विकल्प होगा काई लून, चीन में। ठीक है ना। कागज का आविष्कार काई लून ने किया। और कहाँ किया? सबसे पहला आविष्कार चीन में होता है कागज का। कब हुआ? 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में कागज का आविष्कार किया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन है? तो वह है चरक। देखिए, कुषाण काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक का संबंध किस काल से है? तो कुषाण काल से। ठीक है ना। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में वर्णन है। और चरक ने चरक संहिता लिखी। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाभारत और रामायण को वर्तमान लिखित रूप लगभग कितने वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ? तो यह होता है आपके 1500 वर्ष पूर्व। कब हुआ? 1500 वर्ष पूर्व। सांची यानी मध्य प्रदेश का महान स्तूप किस काल में बनकर तैयार हुआ? तो यह आपके होता है मौर्य काल में शुरू हुआ, और बाद के राजाओं ने विस्तार इसका किया। ठीक है ना।
देखिए मेरे भाई, सांची स्तूप की ईंटों का काम अशोक के समय हुआ, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो यह थे आपके कालिदास। मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, इन सभी के रचयिता कौन है? कालिदास है। मंदिरों के ऊपर बनाए जाने वाले ऊंचे ढांचे शिखर का निर्माण क्यों किया जाता है? तो यह गर्भगृह को पवित्रता और ऊंचाई दर्शाने के लिए किया जाता है। ये सभी आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखे गए हैं, तो मुझे जरूरी लगा कि वहां से ले लेना चाहिए। ठीक है ना। आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि वहां से लेना चाहिए। आपको सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखा है। मान लीजिए कल के डेट में आपको मिलान करने के दे दे, गर्भगृह का संबंध क्या है, अजंता की गुफाएं, इसका संबंध कैसे, तो आपको जानकारी तो होना चाहिए ना, तभी आप कर पाइएगा। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई मानी जाती है? तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं, ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये कलाकारी की गई हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मुख्य पात्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? तो ये था भरत। क्या नाम था? भरत। प्राचीन काल में जातक कथाएं किनके द्वारा सुनी और संकलित की जाती थी? तो यह आम लोगों के द्वारा कही जाती थी और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? तो ये विष्णु शर्मा ने किया है। कौन किया है? विष्णु शर्मा। मंदिरों में मंडप का कार्य क्या कार्य था? मंदिरों में मंडप का क्या कार्य था? तो यह एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते थे। मंडपम में लोग इकट्ठा होते थे, वह एक सभागार हुआ करता था। गर्भगृह के सामने का एक बड़ा हॉल होता था जहां भक्त सभा और प्रार्थना के लिए जुटते थे। अगला क्वेश्चन है, भीतरगांव जो उत्तर प्रदेश का मंदिर किस निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? भीतरगांव जो उत्तर प्रदेश में है, मंदिर का निर्माण किस सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्की ईंटें और मिट्टी से निर्माण हुआ है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। 1500 साल पहले पुराना है यह एक पक्की ईंटों से बना सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। कहाँ का? भीतरगांव, जो कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। कारण है, गोपुरम मंदिर की बाहरी दीवारों को सहारा देते थे। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है। देखिए इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ये बात तो ठीक है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, पर यह बात बिल्कुल गलत है कि गोपुरम मंदिर की बाहरी दीवारों को सहारा देते थे। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, गोपुरम मंदिर के विशाल और अलंकृत प्रवेश द्वार हुआ करते थे। इनका कार्य दीवारों को सहारा देना नहीं था, बल्कि भव्यता प्रदर्शित करना था, सुंदर दिखे इसलिए ऐसा करना होता था। ठीक है ना। मृक्ष कटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो यह है आपके शूद्रक। कौन है? शूद्रक है। भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर की परंपरा सबसे पहले किस काल में व्यवस्थित हुई? तो देखिए यह होती है आपके गुप्त काल में शिखर की व्यवस्था। मंदिरों में जो शिखर का निर्माण होता है, शिखर का मतलब होता है जो ऊंचाई पर स्थित स्थान हो, शिखर कहलाता है। तो मंदिरों में जो शिखर की परंपरा सबसे पहले किस काल में व्यवस्थित हुई? तो वह हुई गुप्त काल में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह आपके लिखी गई थी संस्कृत में। किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक कौन थे? तो यह आपके थे वराह मिहिर। कौन थे? वराह मिहिर। स्तूप के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो स्तूप के प्रवेश द्वार को, स्तूप जो होता था उसके प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? रामचरित जो था, एक पूर्व रामचरित है, एक उत्तर रामचरित है। तो पूर्व रामचरित के लेखक हैं तुलसीदास, लेकिन उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो वह है भवभूति। ठीक है ना। भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की है। उत्तर रामचरितम भवभूति के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चले, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है?
जो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो हैं कपिल मुनि, ठीक है ना। योग के हैं पतंजलि, योग के कौन है? पतंजलि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप सभी जानते हैं भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं में सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल हैं। महारौली लौह स्तंभ में जंग न लगने का मुख्य कारण वैज्ञानिकों ने क्या माना है? तो यह माना है कि लोहे के निर्माण में फास्फोरस की उच्च मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए उसमें जंग नहीं लगता है। बात समझिएगा, किसका? फास्फोरस का। बौद्ध साहित्य के संकलन यानी त्रिपिटक में अधिधम्म पिटक का विषय क्या है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। चारों विकल्प में जो राइट विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दार्शनिक विचार और व्याख्या। देखिए, विनय पिटक में नियम है, सुत्त पिटक में शिक्षाएं हैं और अभिधम्म पिटक में दर्शन, बौद्ध धर्म के तीनों मुख्य आधार हैं, तीनों मुख्य ग्रंथ हैं। इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की रक्षा के लिए क्या बना था? तो देखिए मेरे भाई, पाटलिपुत्र नगर के रक्षा के लिए एक विशाल लकड़ी की दीवार और खाई बनी थी, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने वर्णन किया है कि नगर एक विशाल लकड़ी की दीवार से घिरा था, जिसमें तीर चलाने के लिए छेद भी होते थे, ठीक है ना। प्राचीन ग्रंथों को पांडुलिपियां अक्सर किस पर लिखी जाती थी? यह ताड़पत्रों या भुर्जपत्रों पर लिखी जाती थी। किस पे? ताड़पत्र या भुजपत्र पे। दशावतार मंदिर देवगढ़ किस देवता को समर्पित है? तो यह आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित गुप्तकालीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले। रामायण के संस्कृत संस्करण के लेखक कौन माने जाते हैं? तो यह आपके माने जाते हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। प्राचीन भारत में गणित के विकास के संदर्भ में क्या सत्य है? तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीयों ने अंकन पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम का विकास किया, जिससे अरबों ने अपनाया। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया था? तो यह आपके गुफाओं को अंधेरों में रखा गया था, ठीक है ना। ये आपके 40 क्वेश्चन आज रहे। एक बात ध्यान रखना है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट अब क्लास आने वाले हैं। अब क्लास का संख्या बढ़ेगा, दिन में 2 या 3 क्लास आपके आते रहेंगे, और जल्दी से जल्दी एसएसटी आपका कंप्लीट कर देना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों कंप्लीट कर देना है। इससे पहले आप क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़े हैं, क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। हो सकता है 1-2 चैप्टर बाकी हो उसमें का, और ये आपके लास्ट का एक चैप्टर और बाकी है, क्लास 6 हिस्ट्री वाला। ये कंप्लीट करके फिर पॉलिटी आएगा, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, ऐसे करके हम आपको आपके सभी यानी 6, 7, 8 तीनों क्लास के कंप्लीट करा के फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर अलग से बाहर से भी क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे, फिर पीवाईक्यू कराएंगे, फिर उसी पे मॉक टेस्ट करवाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, अपना प्यार और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।